हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा एंड इट्स नीड पे डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या है और वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इसको समझने से पहले हम आपको बता दें कि एक क्लिप पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट पे और एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पर हम पहले ही बना चुके हैं। इस टॉपिक पर आने से पहले आप उन्हें एक बार पूरा देख लें, समझ लें। वेक्टर अलजेब्रा की नीड पर पिछले क्लिप से ही हम लगातार एक केस बना रहे हैं, एक सिचुएशन और अराइज कर रहे हैं। इसे ध्यान से समझें। मान लीजिए एक पार्टिकल किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और कुछ इस तरह के स्क्वायर पाथ में ट्रेवल करता हुआ ए पॉइंट पर वापस लौट आता है। मान लीजिए एक पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करके ए पॉइंट तक अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। अब क्लियरली अगर मैं इस पाथ को ए बी सी डी से डिफाइन करूं और ये कहूं आपसे कि इस पाथ का हर पार्ट 10 मीटर लेंथ का है, तो क्लियरली जैसा हमने अपनी पिछली क्लिप में डिस्कस किया है कि इस पूरे पाथ का जो टोटल लेंथ होगा, यानी वो डिस्टेंस जो पाथ के अलोंग मेजर की जाएगी, वो 40 मीटर होनी चाहिए। और ये बिल्कुल क्लियर है, इसे अलजेब्रा से समझा जा सकता है। अलजेब्रा से ये बात समझी जा सकती है कि इन सभी डिस्टेंसेस का नेट सम 40 मीटर आएगा। लेकिन ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट नाम से जिस क्वांटिटी को हम अपनी पिछली क्लिप में डिफाइन कर चुके हैं, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का उस पाथ से कोई रिलेशन नहीं होता जिसके अलोंग वो ट्रेवल करता है। हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस देखी जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखी जाती है। इस केस में ये बिल्कुल क्लियर है कि ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस 0 मीटर आनी चाहिए। अब ध्यान दें कि अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली इन 10-10 मीटर के 4 पार्ट को ऐड करके 40 मीटर आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि अलजेब्रा इन 4 डिस्टेंसेस को ऐड करके 0 आउटकम लाने के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसके अलावा और भी कई केस होते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि अलजेब्रा को सभी क्वांटिटीज पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझें कि अगर एक पार्टिकल पर 10 न्यूटन के 2 फोर्सेस सिमिलर डायरेक्शन में परफॉर्म करें, यहां पर ध्यान दें फोर्स क्वांटिटी को अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप ये माइंड मेकअप करके चलें कि न्यूटन यूनिट है फोर्स क्वांटिटी की, और इस पार्टिकल पर 2 फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। अभी हम सारे केसेस को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ से एसोसिएट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अदर क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन ये बात याद रखें कि जिस प्रकार का कंसेप्ट किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए बनाया जाएगा, वैसा ही कंसेप्ट सभी वेक्टर क्वांटिटीज पर अप्लाई किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बार समझें आप कि अगर किसी पार्टिकल पर 10 न्यूटन के 2 फोर्स सिमिलर डायरेक्शन में अप्लाई किए जाए, लगाए जाएं, तो पार्टिकल में जो मोशन डेवलप होगा वो 20 न्यूटन फोर्स के कारण आए एक्सेलरेशन के कारण डेवलप होगा। लेकिन अगर यही 2 फोर्स इस पार्टिकल पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किए गए होते, तो हम ये जानते हैं कि इस पार्टिकल के इनिशियली रेस्ट में रहने की कंडीशन में इसमें मोशन नहीं डेवलप हो पाता। तो यहां पर फिर एक बार समझें कि जहां एक और 10-10 न्यूटन के 2 फोर्स सिमिलर डायरेक्शन में परफॉर्म करके स्ट्रेंथ को, फोर्स की टोटल वैल्यू को इनहेंस कर रहे हैं,
20 न्यूटन बना रहे हैं। वहीं इस दूसरे एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि उन्हीं दोनों फोर्स की प्रेजेंस होने के बाद भी यह पार्टिकल मोशनलेस है। ये इनिशियली रेस्ट में अगर है तो ये रेस्ट में ही बना रह रहा है। इसका सिंपल मीनिंग यह है कि इस कंडीशन और इस कंडीशन में डिफरेंस है। लेकिन अलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट जो कि एडिशन को रिजल्टेंट कहता है, उसके बेस पर इन दोनों केसेस को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकेगा, आप ये जानते हैं। सो इस तरह के कई केसेस और भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, चैप्टर वाइज 1 बाय 1 ऐसे केस आते रहेंगे जहां पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है, वो क्वांटिटीज अलजेब्रा के नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। सो ऐसी क्वांटिटीज के लिए रिक्वायर्ड है एक मैथमेटिक्स जो डिफरेंट हो हमारे बेसिक अलजेब्रिक मैथमेटिक्स से, जिसके अनुसार एडिशन को मेयरली नंबर्स के बेस पे रिजल्टेंट डिफाइन कर दिया जाता है। सो वेक्टर अलजेब्रा को आप एक ऐसे टूल के रूप में समझें मैथमेटिक्स में, जिसे डिफाइन किया गया है वेक्टर क्वांटिटीज से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो वेक्टर क्वांटिटीज से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज से एसोसिएटेड मैथ्स किस प्रकार सॉल्व की जा सकती है और इसके लिए कैसा मैथमेटिक्स हमें लगाना होगा। सो क्या है वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक कंसेप्ट, एक बार आप जनरली समझें इस थीम को क्लियरली। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ टर्म्स डिफाइन करना चाहूंगा, या यूं कह लीजिए कि मॉडिफाई करना चाहूंगा। हमने अपनी पिछली क्लिप में जब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ को डिस्टिंग्विश किया था, तो पोजीशन को इस 3D स्पेस में एक स्टैटिक पॉइंट के रूप में डिफाइन किया था। हमने बताया था कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एक स्टैटिक पॉइंट है 3D स्पेस में, और उसका पोजीशन स्टैटिक रहता है और यह किसी दूसरे पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा अगर किसी स्कूल के राइट में और दूसरा किसी स्कूल के लेफ्ट में रहता है, तो दोनों ही अपने अपने होम के अकॉर्डिंगली स्कूल की पोजीशन को लेफ्ट और राइट बता सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस 3D स्पेस में स्कूल का पोजीशन फिक्स है, वो जहां पर है वहीं पर है। सो पोजीशन का सेंस किसी पॉइंट की लोकेशन से है। वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए हम पोजीशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। उस एक्सटेंशन को पहले आप क्लियरली समझें, उसके बाद हम अपने इस डिस्कशन को, जिसे वेक्टर अलजेब्रा कहा जा रहा है, आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमारे डिस्कशन में हमने यह समझने की कोशिश की कि वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत क्या है, इसे क्यों पढ़ा जाए, क्या अलजेब्रा सभी केसेस को रिजॉल्व नहीं कर सकती। तो आप जानते हैं इसका आंसर यह आया है कि यस, स्केलर अलजेब्रा सभी केसेस को रिजॉल्व नहीं कर सकती। कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके कैलकुलेशन मेयरली नंबर्स के एडिशन पर बेस्ड नहीं होते हैं। सो उस तरह की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा बनाया गया है। सो सबसे पहले आप एक जनरल टर्म समझें। इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दें, एक प्लेन के रूप में या एक 3D ऑर्थोगोनल ट्रेड के रूप में इसे डिफाइन किया जा सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स और 3 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स डिफरेंट नहीं होती हैं। यही वजह है कि हम अपने डिस्कशन को इनिशियल फेज में ही एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में डिस्कस करेंगे, ताकि उसी के सुपर केस के रूप में 2D और 1D को समझा जा सके। बोर्ड चूंकि प्लेनर है, तो यहां पर प्लेनर कुछ केसेस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, मान लीजिए ये एक कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया है और ये इस प्लेन का ओरिजिन है। अभी मैं इस प्लेन पर एक एग्जाम्पल डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान दें, ओरिजिन बोलने से हमारा मीनिंग एक पॉइंट से ही है, यानी इस प्लेन में ये ओरिजिन भी एक पोजीशन है। सो इसे भी आप एक पोजीशन मान सकते हैं। अब इस पोजीशन के अलावा इस स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स और होंगे जिन्हें हम उन पॉइंट्स की पोजीशन मान सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B डिफाइन करूं,
तो ये दोनों पोजीशन स्पेस में स्टैटिक है और जिसे आपने ओरिजिन कंसीडर किया है वो भी एक स्टैटिक पोजीशन है। यहां पर ध्यान दें, ओरिजिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ये क्वेश्चन करते समय वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए एक स्टूडेंट खुद डिसाइड कर सकता है कि वो किस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करे। सो ओरिजिन उस रेफरेंस पॉइंट के रूप में कंसीडर किया गया है जिसे रेफरेंस मान के सभी पॉइंट की पोजीशन को वेक्टर अलजेब्रा के लिए एक्सप्लेन किया जा सके। तो ध्यान से समझें कि अगर ए पोजीशन को ओ पोजीशन से ज्वाइन करा दिया जाए, यहां पर बार बार मैं बताना चाहूंगा कि ओ को आपने रेफरेंस पॉइंट के रूप में डिफाइन किया है। सो ओ को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए ए की पोजीशन जिस लाइन से हम शो कर रहे हैं, अगर मैं इस लाइन में एक एरो अटैच कर दूं तो जो प्रेजेंटेशन आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन को ए के पोजीशन वेक्टर के रूप में समझा जाता है। सो ध्यान दें कि पोजीशन और पोजीशन वेक्टर में एक डिफरेंस है। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट को रेफरेंस बनाने के बाद डिफाइन किया जाता है। सो किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पर ओरिजिन की पोजीशन एक इफेक्ट डालती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने ओ के प्लेस पे बी को ओरिजिन डिफाइन किया होता इस क्वेश्चन के लिए, या इस रेफरेंस पर आपने ओ की जगह बी को चुना होता, तो बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता। आप ये समझ सकते हैं कि आपके द्वारा चुने गए रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। सो इन बातों को जरा ध्यान से एक बार समझें। ये बात आप जानते हैं कि ए का पोजीशन स्पेस में नहीं बदल रहा है। ए जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी प्रॉब्लम में जब हम रेफरेंस डिसाइड करते हैं तो उस रेफरेंस को डिसाइड करने के बाद चूंकि सारी पोजीशंस के लिए वेक्टर उसी पॉइंट से बनाया जाएगा, तो किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में रेफरेंस का फर्क आ जाता है। सो रेफरेंस के चुनाव पर डिपेंड करता है पोजीशन वेक्टर, लेकिन जैसा हमने अपनी पिछली क्लिप में बताया कि पोजीशन एक स्टैटिक पॉइंट है स्पेस में। सो मैं वही बात फिर से एक बार समझाना चाहूंगा कि ए पॉइंट का पोजीशन इस बोर्ड में नहीं बदल रहा है, लेकिन चूंकि पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो ए का ही पोजीशन वेक्टर ओ को ओरिजिन मान करके, ओ को रेफरेंस मान के ओ ए से डिफाइन किया जाएगा, जबकि ए का ही पोजीशन वेक्टर बी को रेफरेंस मान के बी ए से डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले समझे कि पोजीशन वेक्टर को रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले वेक्टर के रूप में समझा जाता है। पोजीशन वेक्टर रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। एक बात यहां पर और ध्यान दें, जब आप इस ओ पॉइंट को रेफरेंस मान के स्पेस में किन्हीं दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कराते हैं, यहां पर ए को मैं एक पॉइंट के रूप में कंसीडर कर रहा हूं और दूसरे पॉइंट को मैंने सी के रूप में कंसीडर किया है। सो अगर आप ए और सी को ज्वाइन करा के एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट से आप ए और सी को ज्वाइन कराते हैं, तो ए और सी को ज्वाइन कराने वाले लाइन सेगमेंट को आप ए से सी तक के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराने पर जो डिस्टेंस हम देख पाएंगे वो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगी। सो इस एसी वेक्टर को आप सी और ए के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना जा सकता है, लेकिन जब हम ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो उसे हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, और दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन कराने वाले लाइन सेगमेंट से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। सो वेक्टर अलजेब्रा सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को डिफाइन करने का काम करती है। देन इन वेक्टर्स की हेल्प से किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए या वेक्टर क्वांटिटीज में होने वाले कैलकुलेशंस के लिए एक मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करती है। अब कुछ बातों पर और ध्यान दें।
अभी हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझा है। मैं एक बार फाइनली फिर बताऊं कि ए का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन और ए के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, और जब आप दो डिफरेंट पॉइंट जिनमें से कोई भी ओरिजिन नहीं है उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं तो आप उन दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में जिस टर्म को हम समझते हैं वो दो पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कराने वाला वेक्टर प्रेजेंटेशन होता है, जबकि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन के रूप में डिफाइन किया जाता है। सो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक कंसेप्ट पे आए, कंसेप्ट जो वेक्टर अलजेब्रा ने डिफाइन किया वेक्टर क्वांटिटीज में होने वाले कैलकुलेशंस के। सो क्या है वो कंसेप्ट एक बार समझें। मान लीजिए किसी अदर केस में, इस एग्जांपल पर हम बाद में आएंगे, पहले एक जनरल केस समझें। सो मान लीजिए किसी पार्टिकल के लिए दो डिस्प्लेसमेंट्स को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। आप मान लें कि एक पार्टिकल जो दो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो इन दो वेक्टर लाइंस से शो किए जा रहे हैं। पहले पार्टिकल ने t बराबर 0 पर a पॉइंट से स्टार्ट किया और वो किसी पॉइंट b तक पहुंचा, और इस एरो से हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस डिस्टेंस को जो उसने ट्रेवल की, और एरो का हेड बता रहा है कि ये डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया गया है। सिमिलरली इस जर्नी के कंप्लीटेशन के बाद पार्टिकल ने कुछ इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट और ट्रेवल किया है, और ये एरो इंडिकेशन दे रहा है कि उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और उसका डायरेक्शन क्या है। अब ध्यान दें कि अगर पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल किए गए दो डिस्टेंसेस कुछ इस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे हैं और इनमें एरो लगा के इनकी डायरेक्शन को शो किया जा रहा है, तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको इन सभी वेक्टर्स को हेड टेल रूल के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कराना होगा, और ज्वाइन कराने के बाद सबसे फाइनल पॉइंट और सबसे इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करा के रिजल्टेंट पता लगाना होगा। सो ट्रायंगल लॉ का फैक्ट इस प्रॉब्लम में अगर मैं यूज करूं तो कैसा आउटकम आएगा एक बार आप समझें। पार्टिकल ने ए पॉइंट से स्टार्ट करके ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। यहां पर ध्यान दें कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसी स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्टेंस ही होता है। सो पहले पार्ट को हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रेजेंट किया है, और चूंकि इसी पार्टिकल ने इतना डिस्प्लेसमेंट फर्दर स्टेप में ट्रेवल किया है तो मैं इस सेकंड एरो के टेल को इस फर्स्ट एरो के हेड से ज्वाइन करा रहा हूं, और इस ज्वाइनिंग के बाद मुझे कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन कराने पर जिस डायरेक्शन में एक्चुअली ये हैं उसी डायरेक्शन में इन्हें ज्वाइन कराया गया है, और अब जो फाइनल हेड है और जो इनिशियल टेल है उन्हें अगर मैं ज्वाइन कराऊं तो वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार इस ज्वाइनिंग से ये जो नया वेक्टर बना है इसकी लेंथ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट कर रही है, और इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। सो वेक्टर अलजेब्रा एडिशन के कंसेप्ट को रे डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करती है। अगर हम उसे पोजीशन वेक्टर के हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहें, वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार अगर बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज ऐड की जानी है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मेयरली आप उनके नंबर्स ऐड नहीं कर सकते, आपको उन्हें विद डायरेक्शन प्रेजेंट करना होगा। और हम जानते हैं कि डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड के साथ प्रेजेंट करना इस प्रकार की लाइंस ड्रॉ करके ज्यादा इजीली पॉसिबल हो पाता है। जब हम किसी वेक्टर को एक लाइन से शो करते हैं एक हेडेड एरो बना के, तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे काम कर रहे हैं। सो क्लियरली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पर स्केलर अलजेब्रा डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती, उसे हमें इस तरह के वेक्टर रूल से ही सॉल्व करना होगा। एक बात और समझें, इसे ट्रायंगल लॉ दो वेक्टर्स के केस के लिए कहा गया है। अगर कोई पार्टिकल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उस केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया जाता है। यहां पर ध्यान दें कि अगर पार्टिकल दो से ज्यादा बार डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, वो टाइम के अलग अलग सेगमेंट में 3 या 4 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो भी इस कंसेप्ट को लगाया जा सकेगा
और इसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी उस केस में भी आप हेड टेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल अटैच करेंगे, फिर उसके हेड से अगले का टेल, और यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सभी वेक्टर ज्वाइन न करा दिए जाए मेन चेन से। और ऐसा करने के बाद फाइनली जो पॉइंट आपको मिलेगा, उस फाइनल हेड को इनिशियल टेल से ज्वाइन कराने पर जो वेक्टर तैयार होगा उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में कंसीडर करेंगे। एक बात यहां पर और बता देना चाहूंगा कि डिस्कशन हम एरो बना बना के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स पर कर रहे हैं, लेकिन आगे के अपने चैप्टर्स में जब हम काइनेमेटिक्स के अदर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे या मोमेंटम और इंपल्स के बारे में बात करेंगे, तो उन सभी क्वांटिटीज पर भी ये रूल सिमिलर पैटर्न में अप्लाई किए जाएंगे। कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि लाइन बना के प्रेजेंट किया जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा या डिस्टेंस ही होगी, ऐसा नहीं है। अगर इस चैप्टर के कंप्लीटेशन के बाद अपने फर्दर चैप्टर्स में हम 100 न्यूटन फोर्स को जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है, किसी दूसरे 100 न्यूटन फोर्स से जिसका डायरेक्शन कोई और है अटैच करेंगे, तो उस केस में भी हम इस तरह के हेड टेल प्रिंसिपल का यूज करके ही रिजल्टेंट पता लगाएंगे। ये बात क्लियर ध्यान रखें कि 100 न्यूटन फोर्स जब किसी एरो के ऊपर लिखा जाएगा तो बिगिनिंग में स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होगा कि क्या फोर्स एक डिस्टेंस होती है। सो ध्यान से समझें कि आप इस पोजीशन वेक्टर को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट न समझें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट करने का तरीका है। आप ये मान के इसे पढ़ें, आप ये माने कि जब हम एक एरो बनाते हैं तो एरो बना के हम एक वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर वर्क करना चाहते हैं। यही डिफरेंस है अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में। अलजेब्रा केवल नंबर्स पे काम करती है, अलजेब्रा के लिए एडिशन ही रिजल्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा के लिए भी एडिशन ही रिजल्टेंट है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा न्यूमेरिकल नंबर्स के अलावा डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देना चाहती है। सो ये एरो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को लिंक कराने का काम कर रहा है। इस एरो के बने होने से हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं। अगर 100 न्यूटन फोर्स में 100 न्यूटन फोर्स को कुछ इस तरह से ऐड किया जाना है तो स्केलिंग में हम 10 न्यूटन फोर्स को 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट कंसीडर करके एक वेक्टर तैयार करेंगे 10 सेंटीमीटर लेंथ का, ताकि वो 100 न्यूटन को प्रेजेंट कर सके। अकॉर्डिंगली लेंथ डिसाइड करके एक दूसरा वेक्टर इसमें अटैच करेंगे। ऐसा करने से जब आप फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो जो आपको वेक्टर मिलेगा, अगर आप उसकी लेंथ को स्केल से मेजर कर लें और फिर जो स्केल आपने तैयार की है उस स्केल के चेंजेस अप्लाई करें, तो इन चेंजेस के बाद आपको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड न्यूटन में मालूम चल जाएगा। सो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए यह थीम अप्लाई होती है। आगे अपने सवालों में हम मोमेंटम इंपल्स तक भी इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशंस के लिए 12th की क्लास में कई क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है। सो सभी वेक्टर क्वांटिटीज पर ये इक्वली एप्लीकेबल है। एक बात मैं ये बता देना चाहूंगा और दूसरी बात में ध्यान रखें, एरो देख के डिस्टेंस का फीलिंग मन में न लाएं। ये एक वेक्टर है, आप इस फीलिंग के साथ इसे देखें। ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट कर सकता है। चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज के प्रेजेंटेशन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है तो उसे एसोसिएट करने के लिए यह तरीका बनाया गया है। अगर खाली नंबर ही जोड़ने होते तो अलजेब्रा तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना है। इसीलिए इस तरह के प्रेजेंटेशन से मैथमेटिक्स तैयार की जा रही है ताकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेशन में आ सके। अब ये तो ट्रायंगल लॉ है जो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट बता सकता है। बहुत सारे वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया कि आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको सभी वेक्टर्स को 1 बाय 1 अटैच करते जाना होगा और फाइनल हेड को इनिशियल टेल के साथ ज्वाइन करा के रिजल्टेंट पता करना होगा। अब अपने पिछले एग्जाम्पल में जिसमें पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करके ए तक वापस आ गया था, तो अगर इस बात को वेक्टर अलजेब्रा जानने के बाद हम सॉल्व करें तो हम क्या देखेंगे, एक बार ध्यान से समझें कि ए से बी तक की ट्रेवलिंग को 10 मीटर लेंथ का
यहां पर दिखाया गया है। सो आप ए से बी तक के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करें, जिसके लिए स्केलिंग 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मानते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करें। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर की लाइन आपने 10 मीटर के लिए प्रेजेंट की है। देन इस 10 मीटर के लिए आप एक लाइन प्रेजेंट करेंगे जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होगी। एरो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। सिमिलरली जब आप सी से डी तक ट्रेवल करेंगे तो एक एरो से आप उस डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड को स्केलिंग से प्रेजेंट करेंगे। स्केलिंग के अकॉर्डिंगली जितना लेंथ आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी लेंथ का लाइन बनाएंगे। और फाइनली जब आप डी से ए तक ट्रेवल करेंगे तो ये फाइनल एरो उसी पॉइंट पर आ जाएगा जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है। तो हेड टेल प्रिंसिपल को अगर हम याद करें, अपने ट्रायंगल लॉ या पॉलीगॉन लॉ को समझें, पॉलीगॉन लॉ उस केस में ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है जब वेक्टर्स की संख्या 2 से ज्यादा होती है। सो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि फाइनल पॉइंट जहां पर फाइनल हेड है और जो इनिशियल टेल थी वो एक ही पॉइंट पर है। तो इन दोनों को ज्वाइन कराने के लिए हमें कोई वेक्टर नहीं बनाना पड़ेगा। सो क्लियरली हमें दिखता है कि ये कंप्लीट क्लोज हो चुका है डायग्राम। सो इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 यूनिट ही होना चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए आप अलजेब्रा के केसेस की तरह कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहां पर आपको वेक्टर बना बना के अपने आउटकम को कैलकुलेट करना होगा। एक बात पे ध्यान दें कि जब आप वेक्टर क्वांटिटीज पे परफॉर्म करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज पे परफॉर्म करते समय डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर आप स्केलर क्वांटिटी में 10 और 10 को ऐड करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए आप 10 सेकंड और 10 सेकंड को ऐड करते हैं या 10 किलो और 10 किलो को ऐड करते हैं तो 20 आउटकम आता है। अब ध्यान दें, अगर आप किसी ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है एक 10 यूनिट के दूसरे वेक्टर में एसोसिएट करते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसा कि हेड टेल कंसेप्ट में बताया गया है कि आपको एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को अटैच करना होगा। सो अगर मैं इस फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर जो कि 10 न्यूटन का ही है उसे अटैच करूं तो उसको अटैच करने से पहले मुझे उसकी डायरेक्शन को जानना होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज के रिजोल्यूशन के लिए वेक्टर के साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। सो सेकंड 10 यूनिट का वेक्टर अगर इसी डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है सो इस केस में स्केलर अलजेब्रा की तरह जो आंसर है वो 20 यूनिट आ सकता है। लेकिन अगर सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर के अलोंग ना होके कुछ इस तरह का या और भी कई ओरिएंटेशन बनाए जा सकते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसे मान लें, या फिर फाइनली इसी के अपोजिट कुछ इस तरह से हो, तो इन अलग अलग केसेस में रिजल्टेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। जहां एक और इस सिमिलर डायरेक्शन वाले केस का आंसर 20 यूनिट आएगा, वहीं इस केस के लिए यह आउटकम 20 से कुछ कम, इस केस में और कम, इसमें और कम, और फाइनली अगर ये सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो ये 0 हो सकता है। सो यहां पर ध्यान दें कि स्केलर अलजेब्रा 2 इनपुट्स का केवल एक यूनिक आउटपुट देती है, जबकि वेक्टर अलजेब्रा जो कि डायरेक्शन को कंसीडर करती है तो उसमें एक ही इनपुट केस के लिए कई आउटपुट आ सकते हैं। यहां पर आपने इनपुट के रूप में 2 10 न्यूटन के फोर्स यूज किए हैं, आप ऐसा मान लीजिए, लेकिन आउटकम के रूप में आपको जो वैल्यू मिली है वो 20 भी हो सकती है, 20 से कुछ कम भी हो सकती है, और कम हो सकती है, या फाइनली 0 हो सकती है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि 0 से 20 के बीच में कोई भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। इस बात को आप कुछ इस तरह समझें कि अगर आप एक 10 यूनिट का वेक्टर क्रिएट करें और फिर इस पॉइंट पर कंपास रख के 10 रेडियस का एक आर्क क्रिएट करें तो वो आर्क कुछ इस तरह से इसके टेल पॉइंट से होके बने। सो अब आप समझे कि दूसरा 10 यूनिट का जो वेक्टर आप इसमें अटैच कर रहे हैं, आप उस 10 यूनिट वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में इसमें अटैच कर सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के रूप में ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल हेड है, तो ज्वाइन करा के मैं 20 से कम और जिस लेंथ की वैल्यू आप चाहें बना सकता हूं।
फाइनली अगर आप इस सेकंड वेक्टर को इसी के ऊपर प्लेस करें तो आप इसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, यानी आपका नेट वैल्यू 0 आ जाएगा। सो 0 से 20 की रेंज में कोई भी आउटकम आपको मिल सकता है। वेक्टर क्वांटिटीज के केस में जब आप 10-10 यूनिट के दो वेक्टर यूज करेंगे, लेकिन अगर 10-10 यूनिट के दो स्केलर नंबर आप यूज करते तो उनका आउटकम यूनिक होता और वो हर केस में 20 ही आता। सो इस तरह से आप वेक्टर क्वांटिटीज के मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। कुछ बातों पर और ध्यान दें। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म पर आए कि जब आप किसी पॉइंट को रेफरेंस लेके 1 यूनिट मैग्नीट्यूड की कोई लाइन तैयार करते हैं, कोई लाइन सेगमेंट यूनिट लेंथ का बनाते हैं और उसको किसी डायरेक्शन में प्रेजेंट करते हैं, तो इस वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 1 है हम यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए इस वेक्टर को मैं OA नेमिंग से डिफाइन कर रहा हूं, सो ये OA अगर यूनिट मैग्नीट्यूड का है तो इस वेक्टर के ऊपर एक कैप प्रेजेंट करके हम इसे एक यूनिट वेक्टर के रूप में जानते हैं। एक बात यहां पर आप और समझें कि जब हम किसी डायरेक्शन में बने हुए वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, यानी अगर हम इस यूनिट लेंथ वाले वेक्टर की लेंथ इंक्रीज करके इसे x यूनिट का वेक्टर बनाएं, तो इस केस में इस वेक्टर OA के प्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस डायरेक्शन में बनने वाला यह वेक्टर अभी भी OA वेक्टर बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि अब इसका मैग्नीट्यूड x टाइम्स हो गया है तो आप इसे x मल्टीपल के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ध्यान दें कि किसी वेक्टर में एक स्केलर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि उस वेक्टर की लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया है, लेकिन उसके वेक्टोरियल प्रेजेंटेशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात पे और ध्यान दें, इस केस के माध्यम से भी समझाया जा सकता है कि इस केस में जब पार्टिकल इन चारों पाथ पे ट्रेवल करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौट आया था तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सिमिलर हो गया था। तो ऐसे केस में वेक्टर अलजेब्रा पॉलीगॉन लॉ यूज करके हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे अब कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन हम ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ध्यान दें कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी 0 मैग्नीट्यूड का आउटकम दे तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी को हम नल वेक्टर के रूप में जानते हैं। नल वेक्टर का अर्थ है कि क्वांटिटी वेक्टोरियल है, लेकिन रिजल्टेंट से जो आउटकम आया वो 0 वैल्यू वाला आया। स्केलर्स में भी ऐसा हो सकता है, आप 10 से 10 को माइनस करते हैं तो आउटकम 0 आता है। ठीक वैसे ही वेक्टर्स में भी एक वेक्टर को अगर सिमिलर वेक्टर से जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो ऐड कर दिया जाए तो उन दोनों के एडिशन से जो फाइनल रिजल्टेंट मिलता है वो नल वेक्टर आ जाता है। सो नल वेक्टर को आप 0 मैग्नीट्यूड की वेक्टर क्वांटिटी के रूप में समझ सकते हैं, जबकि यूनिट वेक्टर को मैंने आपको बताया 1 मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी के रूप में। और एक इंपॉर्टेंट टर्म पे हमने और डिस्कस किया है कि किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का सीधा सा कंसेप्ट है कि आपको वो स्केलर नंबर उस वेक्टर के साथ एसोसिएट करना होगा। अगर आप x एक्सिस की डायरेक्शन में एक वेक्टर AB बनाते हैं और आप इसे यूनिट लेंथ का कहें तो हम इसे AB यूनिट वेक्टर के रूप में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आप एक वेक्टर बनाएं जिसका लेंथ इस वेक्टर का 10 टाइम्स हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन यही है जो इस वेक्टर की है, तो हम इस वेक्टर को 10 मल्टीपल वैल्यू से एसोसिएट करके लिखेंगे। यानी उस केस में हम इसे 10 मल्टीपल ऑफ AB कैप वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे। सो इस तरह से नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है। एक थीम की तरफ और आए, चूंकि हम वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक सीख रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्री टर्म्स हैं 1 बाय 1 हम उन सभी पर डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक में, ताकि फर्दर हमें सभी कंसेप्ट मालूम हो किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते समय। एक बात पर और ध्यान दें कि अगर किसी वेक्टर ए से मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर किसी वेक्टर ए में किसी दूसरे वेक्टर बी को माइनस करना हो तो वेक्टर अलजेब्रा इस केस को कैसे रिजॉल्व करेगी, एक बार हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रा में एडिशन का एक सुपर केस सब्ट्रैक्शन भी है और अलजेब्रा का कैलकुलेशन नंबर्स पे होता है। तो एडिशन में जहां एक और 10 को ऐड करके 20 आता है, वहीं 10 में 10 को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता है। वेक्टर्स में यह ऑपरेशन कैसे होगा एक बार आप समझें
कि अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना हो तो क्लियरली हम ए वेक्टर को क्रिएट करके हेड टेल प्रिंसिपल से इसमें बी वेक्टर को अटैच करते हैं और फाइनल हेड को इनिशियल टेल से ज्वाइन करा के रिजल्टेंट के बारे में जानकारी देते हैं। ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली हमने आउटकम निकाला और इस वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर और इसे बी वेक्टर कहें तो इस आउटकम को हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह सकते हैं। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में आए तो ध्यान दें कि ए वेक्टर से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है और ध्यान दें कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एडिशन में कन्वर्ट करूं तो इसे कुछ इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि मैं एडिशन में कन्वर्जन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक फंडामेंटल ट्रायंगल या पॉलीगॉन लॉ पर बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को हेड टेल प्रिंसिपल से ऐड करते रहना होता है और फाइनल हेड को इनिशियल टेल से ज्वाइन करा के रिजल्टेंट निकालना होता है। इस पूरी प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का कहीं पर कोई प्लेस नहीं क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है, तो इसमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ा ही जा सकता है। सो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को कुछ इस तरह समझें कि कोई भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एक एडिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस सब्ट्रैक्शन को इस प्रकार के एडिशन में कन्वर्ट करने के बाद अब अपने ट्रायंगल लॉ को ही अगर मैं इस माइनस बी वेक्टर के लिए यूज करूं तो कैसे आउटकम आएगा एक बार समझें, किस तरह से ये सॉल्व होगा इस बात को समझें कि अगर इस डायग्राम में बी वेक्टर को इस एरो से प्रेजेंट किया गया है तो क्लियरली माइनस बी वेक्टर को इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एरो से प्रेजेंट किया जाएगा और अब अगर मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करूं तो क्या प्रेजेंटेशन बनेगा एक बार आप समझें। ए वेक्टर को इसी तरह से मैं बना रहा हूं जैसा पहले ये बना हुआ था। बी वेक्टर को ऐड करने के लिए हमने बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ हेड टेल कांसेप्ट से जोड़ा। अब हमें ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, सो मैं इस हेड टेल प्रिंसिपल का यूज अब माइनस बी वेक्टर के लिए करूंगा और माइनस बी वेक्टर को जैसा कि उसके डायरेक्शन में देख पा रहा हूं अगर मैं उस डायरेक्शन में बनाऊं तो हेड टेल प्रिंसिपल से अब फाइनल हेड और इनिशियल टेल को ज्वाइन करा के बनने वाले वेक्टर को इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट माना जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि आपने ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल वैसे ही किया जैसा एडिशन के लिए किया जाता है, बस आपने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में आने वाले माइनस को वेक्टर के साथ एसोसिएट करके सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को एडिशन में कन्वर्ट कर लिया और क्लियरली अब अगर ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर तो इस वेक्टर को होना चाहिए ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर और जिसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रूप में समझा जा सकता है। तो इस तरह से किसी वेक्टर से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस भी ऐड करने के प्रोसेस जैसा ही होता है। सो सब्ट्रैक्शन को हमेशा एडिशन का ही केस माने। नॉर्मल अलजेब्रा में भी 5 से 3 को माइनस करने का एक्चुअल मीनिंग 5 में -3 ऐड करना ही होता है। सो सब्ट्रैक्शन हमेशा एडिशन का एक सुपर केस रहा है। अलजेब्रा में भी ये ऐसा ही है और वेक्टर अलजेब्रा में भी हम इसके फॉर्म को कुछ ऐसा ही देख पा रहे हैं। सो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, यूनिट वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, किसी स्केलर नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, इन सभी बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायंगल लॉ के रूप में हमने दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को निकालना सीखा है, जबकि इसी के हायर फॉर्मेट पॉलीगॉन लॉ के फॉर्म का यूज करके हम दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट पता कर सकते हैं। सो ये सारी थीम वेक्टर अलजेब्रा की एक्सप्लेन की जा रही है ताकि वेक्टर से एसोसिएटेड सभी प्रॉब्लम्स पर हम एक मैथमेटिक्स बना सकें और अपने कैलकुलेशन सिंपली सॉल्व कर सकें। थैंक यू।